नमस्कार साथियों, मैं शिव शर्मा आज आपके अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली कक्षा में हमने एक सिद्धांत को लिया था मनोविज्ञान विषय में, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। जी हाँ साथियों, उसी की चर्चा को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं और आगे के जो गौण नियम थे, मुख्य नियम हमने पिछली कक्षा में पढ़े हैं और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से उसे देख सकते हैं। तो साथियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जहां हमने कंप्लीट किया था इसको थोड़ा। यह थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो थे इसके प्रवर्तक थे, उन्होंने ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी सिद्धांत की खोज की थी साथियों। एक्चुअली हमने कल लास्ट में जो छोड़ा था तो वो था 3 नियम थे, मुख्य नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था और लास्ट वाला था प्रभाव का नियम। उनको हमने अच्छे से समझा था। उसके अलावा यानी 3 मुख्य नियम के अलावा थॉर्नडाइक साहब ने 3 गौण नियम बताए हैं, उन पर हम अब चर्चा करेंगे। पहला आप देखिए, बहु अनुक्रिया का नियम। जी हाँ साथियों, कल हमने जब सिद्धांत को समझा था, जो प्रयोग हुआ था बिल्ली के ऊपर, भूखी बिल्ली के ऊपर जो प्रयोग हुआ था, उसमें हमने देखा कि जब बिल्ली को सबसे पहले जब पिंजरे में रखा जाता है, केज में बंद किया जाता है, तो वो बहुत सारे अनुक्रिया करती है। कभी वो पिंजरे को तोड़ने का प्रयास करती है, कभी उछल कूद करती है, कभी उसे खरोचने का प्रयास करती है। तो साथियों, वो जो अनुक्रियाएं थी वो बहुत ज्यादा थी। अर्थात इस सिद्धांत से हमें ये पता चल रहा है कि कभी भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा अनुक्रियाएं करने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार दूसरा देखिए, आंशिक अनुक्रिया का नियम। जी हाँ साथियों, जब जब हम क्रिया को सीखते जाते हैं धीरे धीरे, जैसे टाइम के साथ साथ, उसी प्रकार हमें आंशिक क्रिया यानी जब बिल्ली को फर्स्ट टाइम जब पिंजरे के अंदर डाला गया था तो कहीं ना कहीं उसे बहुत सारी अनुक्रियाएं करनी पड़ी। लेकिन जब 1 महीने तक निरंतर वह सीख चुकी थी इस चीज को कि हमें ट्रिगर दबाना है, हमें जो वो बटन है उसको दबा के हम गेट को ओपन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे आंशिक क्रिया यानी मात्र बिल्ली को अंदर छोड़ा जाता केज के अंदर और वह जाती और सीधा ट्रिगर दबाती और वापस निकल के खाना प्राप्त कर लेती। तो ये था आंशिक अनुक्रिया का नियम। जैसे जैसे हम चीज को सीखेंगे, हमारी जो क्रियाओं की संख्या है, जो हमारी त्रुटियां हैं, वो लगातार कम होती जाएगी और स्टार्टिंग में हमें प्रयत्न ज्यादा करने पड़ेंगे, त्रुटियां ज्यादा होगी। तो बहु अनुक्रिया और आंशिक अनुक्रिया आप समझ चुके होंगे। साहचर्य परिवर्तन का नियम। जी हाँ साथियों, साहचर्य परिवर्तन का नियम आशय होता है कि अपन किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार जो संबंध बन रहा है खाने के मध्य और अनुक्रियाओं के मध्य, वो कहीं ना कहीं साहचर्य स्थापित होना चाहिए। जो साहचर्य जो बन रहा है वो गुड थिंग के साथ बन रहा है, बैड थिंग के साथ, वो डिपेंड करता है। अगर गुड थिंग के साथ बन रहा है तो अपन अनुक्रिया ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तो वो है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साथियों, अब है मनोवृत्ति मानसिक विन्यास का नियम। मनोवृत्ति क्या होती है साथियों? मान लीजिए किसी कक्षा में 30-40 बच्चे पढ़ते हैं, हम 3 बच्चों को उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा ऐसा है जो चाहता है कि वो फर्स्ट रैंक हासिल करे यानी टॉप करे क्लास को। एक बच्चा है जो सिर्फ ये चाहता है कि पासिंग ग्रेड्स मिल जाए, मैं पास हो जाऊं उस क्लास को और अगली क्लास में चल जाऊं, मुझे इतना ही काफी है। और एक बच्चा है जो इंटरेस्ट लेता है, उसे इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। तो उन तीनों की जो मनोवृत्ति है वो कहीं ना कहीं, जो मानसिक विन्यास का जो नियम लग रहा है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। जो टॉप करना चाहता है उस हिसाब से एफर्ट्स देगा, जो केवल पासिंग ग्रेड्स लेना चाहता है उस हिसाब से तैयारी करेगा, और जो लास्ट वन है जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है तो वो अलग तरह के अपने एफर्ट्स देगा। तो उन्हें उसी प्रकार से निपुणता हासिल होगी। जो इंटरेस्ट के साथ कर रहा है वो तो जाहिर सी बात है निपुणता हासिल कर ही लेगा, और जिसको टॉप करना वो निष्पादन करेगा एक अच्छे लेवल पे, और जिसको सिर्फ पासिंग ग्रेड्स चाहिए वो नॉर्मल लेवल पे पास हो जाएगा। तो वो चीज है साथियों। मनोवृत्ति मानसिक विन्यास का नियम हमने देख लिया। अब है आत्मीकरण पूर्व अनुभव का नियम और सादृश्यता का नियम। ये साथियों, ये क्या 3 नाम इसलिए दे रखे क्योंकि हिंदी में कहीं ना कहीं नामों की जो संख्या है वो ज्यादा हो जाती है। परीक्षा में इसी प्रकार पूछा जाता है। प्रश्न आपसे ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के गौण नियम में शामिलित नहीं है या सम्मिलित है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा आपको। आत्मीकरण, पूर्व अनुभव, सादृश्यता का नियम, ये लास्ट वाला नियम है। आत्मीकरण क्या होता है साथियों? किसी भी चीज को अपने अंदर बसा लेना एक तरीके से। पूर्व अनुभव, जैसे एग्जांपल से समझिए आप, एक प्रेमिका है, एक लड़की है जो एक लड़के से बहुत प्यार करती है, लेकिन किसी कारण से वो उससे बिछड़ गई। ठीक है, कोई भी कारण रहा होगा, वो उसके प्रेमी से बिछड़ गई। अब वो क्या कर रही है, वो पुरानी बातें, पूर्व अनुभव जो उसने उसके साथ बिताए, तो वो कहीं ना कहीं वो उन चीजों को याद कर रही है और वो उसकी तस्वीर से कहीं ना कहीं बातें कर रही है। तो वो कहीं ना कहीं है पूर्व अनुभव आत्मीकरण का नियम है साथियों। वहां पर एक और एग्जांपल लीजिए, एक माँ है
जो अपने बच्चे से बिछड़ चुकी हैं, जो अपने बच्चे से बिछड़ चुकी हैं, तो वो उसके खिलौने से बातें कर रही हैं या उसके खिलौनों को उसी प्रकार अनुभव कर रही है जैसे उनका खुद का बच्चा हो, उस प्रकार। तो वो पूरा अनुभव के जो नियम है, आत्मीकरण जो है, वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को आपको मिलेगा। यहाँ तक आप समझ चुके हैं पांचों नियम: बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, मनोवृत्ति मानसिक विन्यास का नियम, आत्मीकरण पूर्व अनुभव, सादृश्यता का नियम। पांचों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और तीन जो हमने पहले पढ़े थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्परता वाला नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस जिसे हम कह सकते हैं, और एक्सरसाइज वाला नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड थर्ड वन लास्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, जो इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज। अब इसके शैक्षिक उपयोग है साथियों, जैसी बात है कि हम जो भी सिद्धांत पढ़ते हैं उसके कहीं ना कहीं शैक्षिक उपयोग तो होंगे। हमने इन चीजों को बीएसटीसी में पढ़ा है या हमने बीएड किए तो उसमें पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उनका यूज शिक्षा के अंतर्गत होगा, तभी हमने इन सिद्धांतों को पढ़ा है। और आज रीट के सिलेबस में जब साइकोलॉजी जोड़ी गई है, इन सिद्धांतों को उसमें सम्मिलित किया गया है लर्निंग टॉपिक के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं इनका कहीं ना कहीं शैक्षिक उपयोग तो होना अनिवार्य है, तभी हम इन्हें पढ़ रहे हैं। शैक्षिक उपयोग क्या है साथियों, बड़ा ही इजी है। छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए तत्पर करना, जाहिर सी बात है, पहला से अपना जो मुख्य नियम यही था, तत्पर करना। जब तक हम किसी छात्र को पढ़ने के लिए तत्पर नहीं करेंगे, उसमें वो मोटिवेशन, अभिप्रेरणा नहीं ला पाएंगे, तब तक वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरा है पुरस्कार और प्रोत्साहन देना। जी हाँ साथियों, जैसे ही उसने अनुक्रिया कंप्लीट की थी बिल्ली ने, उसे पुरस्कार के रूप में क्या मिलता था, भोजन मिल जाता था। तो उसने जिस प्रकार जल्दी सीखा है, तो बच्चों को हम पुरस्कार प्रोत्साहन के रूप में भी इस सिद्धांत को उपयोग में ले सकते हैं। CW HW से पर्याप्त अभ्यास करवाना। जी हाँ साथियों, CW HW इसी सिद्धांत की देन है। ये जाहिर सी बात है, जो दूसरा सिद्धांत था अभ्यास का नियम, उसमें यही सिखाया जाता है कि जितना ज्यादा अभ्यास किया जाएगा बच्चा उतना ही ज्यादा सीखेगा। अर्थात अभी नवीन जो मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है, वहाँ ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप रटने पर बल दो या लगातार अभ्यास पर बल दो, लेकिन नई शिक्षा नीति समझने पर बल देती है, लेकिन ये जो सिद्धांत है ये करके सीखने पर बल देता है। उसी प्रकार आगे देखें, प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंचाकर उन्हें संतोष का अनुभव कराना। जाहिर सी बात है, तीसरा जो नियम था हमारा संतोष का नियम ही था, प्रभाव का नियम था। तो कहीं ना कहीं छात्रों को जब कोई चीज अपन सिखा रहे हैं, कोई नवीन प्रकरण जब हम उनके समक्ष प्रकट करते हैं, तो कहीं ना कहीं छात्रों को एक अच्छी अनुभूति होना आवश्यक है, तभी वह वापस पढ़ने के लिए रुचि दिखाएंगे। अगर उन्हें अच्छी अनुभूति नहीं होती, उन्हें संतोष प्रदान नहीं होता है, कोई भी बच्चे ने प्रश्न किया, अगर आप उसका उत्तर नहीं बता रहे हो जैसा वो चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रश्न पूछना ही बंद कर देगा या उसकी पढ़ने में रुचि धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो उसे उसका उत्तर देना बड़ा आवश्यक है, और उत्तर मिलने पर वह संतोष प्राप्त करें, ये भी बड़ा आवश्यक है। पांचवा है गणितीय संक्रिया सीखना। साथियों जाहिर सी बात है, मैथ्स स्टूडेंट अच्छी तरीके से चीज को समझ सकते हैं कि गणित में सबसे ज्यादा क्या होती है, गणित प्रैक्टिस मांगती है, और ये सिद्धांत पूर्णतः एक्सरसाइज पर बल देता है, अभ्यास पर बल देता है। आगे देखिए, शुद्ध उच्चारण सिखाना। जी हाँ साथियों, शुद्ध उच्चारण, अपन जो नॉर्मली जब बच्चे बात करते हैं तो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में ये सिद्धांत उसमें बहुत काम आता है। और शुद्ध उच्चारण के अंतर्गत हम अच्छे से जानते हैं, बार बार किसी चीज को रिपीट करनी पड़ती है, प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है, तो वो साथियों शुद्ध उच्चारण सीखना हम इस कौशल के, इस सिद्धांत के माध्यम से सीख सकते हैं। सातवां है गामक कौशल। जी हाँ साथियों, कोई भी गामक कौशल हो, कोई भी गामक कौशल हो, यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है उसके अंतर्गत। आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी, तत्परता आपके अंदर होनी चाहिए, और संतोष आपको तभी मिलेगा। सेकंड, आप टाइपिंग करना सीख रहे हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं अभ्यास की आवश्यकता होगी, वो भी एक प्रकार का गामक कौशल है। टाई बांधना सीख रहे हैं नोट वाली, तो कहीं ना कहीं वो भी एक गामक कौशल है। पेन पकड़ रहे हैं तो गामक कौशल है। छोटे बच्चे जब स्टार्टिंग में जब पेन पेंसिल पकड़ना सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी गामक कौशल तो है ही साथियों। हम चारों गामक कौशल से घिरे हुए हैं, यहाँ तक कि दौड़ना, कूदना, ये सब सारी चीजें गामक कौशल के अंतर्गत आती है। बॉक्स को उठाना, जो पजल होते हैं उनको सॉल्व करना, कहीं ना कहीं उनको उठा के इधर रखने का काम जितना भी है, वो सारा क्या है, गामक कौशल है। इसमें नोट एक लगाया हुआ है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। इस सिद्धांत से अगर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है तो वो इसी बिंदु से उठ सकता है, करके बल। साथियों ये क्या है कि भाई करके सीखने पर बल देता है। ये सिद्धांत पूर्णतः क्या चाहता है कि करके सीखो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद डूइंग करके। जब ये सिद्धांत इस पर बल देता है कि करके सीखने पर बल दे रहा है, तो मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं, जो बौद्धिक अक्षम बालक होते हैं, उनके लिए यह सिद्धांत बहुत ही लाभकारी साबित होता है। क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं कहीं ना कहीं उनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम होता है, तो उनको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी वो करके सीखेंगे। हर चीज उनके सामने इस प्रकार दर्शानी चाहिए कि उस चीज को करके सीखे, उनके हाथों से, उनके आंखों से देखें, कानों से सुने, हाथों से स्पर्श करें, तो वो चीज कहीं ना कहीं उनको अच्छे से सीखने में मदद करेगी। और ये सिद्धांत जो है करके सीखने पर ही बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। ठीक है साथियों,
आज हमारा ये सिद्धांत कंप्लीट हो गया है। आपको कैसी लगी कक्षा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें सर।